बुर्ज खलीफा वाले श्री भूमि दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के आने पर रोक। ज्यादा भीड़ जमा होने के चलते पुलिस ने आयोजकों से एंट्री बंद करने और भीड़ को डाइवर्ट करने को कहा। त्रिपुरा के राज परिवार की दुर्गा पूजा आज भी आकर्षण का केंद्र। मां दुर्गा के बनाए जाते हैं सिर्फ 2 हाथ। 5 सदी पहले शाही परिवार ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। अब सरकार की देखरेख में होती है पूजा। पटना में अनोखे तरह का पंडाल बनाया गया। बुद्ध कॉलोनी के पास मां दुर्गा की प्रतिमा को धनिये से बनाया गया। प्रतिमा बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। नवरात्र के 8वें दिन देश भर में महाअष्टमी की धूम रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया हवन। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी। त्राल में मुठभेड़ के दौरान मारा गया जैश का टॉप कमांडर शमीम सोफी। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन में भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकियों के 9 मददगार गिरफ्तार। अक्टूबर में घाटी में अब तक 12 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग में 5 संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ जारी। पिछले हफ्ते कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की हत्या हुई थी। लश्कर के 6 आतंकियों की तलाश तेज। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ का पूछताछ में कबूलनामा। 2009 के जम्मू बस स्टैंड हमला, 5 जवानों की हत्या और जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई की बात कबूल की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे। कल द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। घाटी में बड़े आतंकी हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर जाएंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर चीन को भारत का कड़ा जवाब। कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। बयानबाजी बंद करे चीन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के लिए तलाशी और गिरफ्तारी की नई सीमा तय की। गुजरात से लेकर असम तक सीमावर्ती इलाकों में 50 किलोमीटर तक कर सकेंगे कार्रवाई। बीएसएफ की कार्रवाई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के गृह मंत्रालय के फैसले पर पंजाब में सियासत तेज। राज्य सरकार और अकाली दल ने ऐतराज जताया। कहा, इस फैसले से आधा पंजाब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया। कहा, बीएसएफ की बढ़ी उपस्थिति और शक्तियां हमें और मजबूत करेंगी। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति ना हो। और आइए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का आपको अपडेट देते हैं फटाफट अंदाज में। देश के बिजली घरों में कोयले की किल्लत पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। 15 बिजली प्लांटों में 1 दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। रोजाना सप्लाई से चल रहा है काम। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, राज्य को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है और आने वाले दिनों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां सिर्फ खरीद रही हैं 70% बिजली। एनटीपीसी ने जारी किए आंकड़े। कहा, बिजली की कोई कमी नहीं है। दादरी प्लांट से नवंबर 2020 से बिजली नहीं खरीदी गई। एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस कोरबा से एबीपी न्यूज की पड़ताल। खदान से 24 घंटे चल रहा है परिवहन का काम। कोयले की कमी को पूरा करने में जुटे हुए हैं श्रमिक। झारखंड के धनबाद में कोयला कंपनी बीसीसीएल के सीएमडी का दावा, पावर प्लांट्स के पास 3 से 4 दिनों के लिए कोयला बचा हुआ है। ऐसे में बारिश थमने के बाद कोयले का उत्पादन फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। 1-2 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, अलग अलग समुदायों का विभाजित करने को लेकर उठे तूफान को अगर रोका नहीं गया तो देश का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। शरद पवार का केंद्र सरकार पर आरोप। ईडी, आईटी और एनसीबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। अनिल देशमुख के घर 5वीं बार छापा मारा गया, कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी बड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा करना मकसद। विभागों में तालमेल और विकास को रफ्तार देने की कोशिश। चलिए राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर सियासत जारी। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस करेगी सीएम केजरीवाल के घर का घेराव। दिल्ली पर छठ पर चल रहे सियासी दंगल पर मंत्री गोपाल राय का बयान। बोले, बीते साल कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस के बाद सार्वजनिक जगहों पर पूजा को रोका गया था। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। पंजाब कांग्रेस विवाद को खत्म करने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में शाम 6 बजे केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा वापस ले सकते हैं। मिशन पंजाब में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष और पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यूपी के जाटव वोट में सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी। मायावती को टक्कर देने के लिए बड़ी जाटव महिला नेता बेबी रानी मौर्य के मैदान में उतारा गया। लखनऊ में लगे पोस्टरों में बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा गया। शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन पर बड़ा खुलासा। बोले, अखिलेश से फोन पर बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता। फिलहाल गठबंधन पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात नहीं हुई। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। बाराबंकी के कार्यक्रम में कहा, किसानों के लिए कानून काले हैं और देश के लिए मोदी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी। बुखार के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जल्द ठीक होने की कामना की। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज फिर सुनवाई। एनसीबी ने आर्यन को बताया बड़ी साजिश का हिस्सा। बचाव पक्ष बता रहा है बेगुनाह। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने विदेशी नेक्सस पर विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। नाइजीरियाई नागरिक से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था। ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक की फिर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। बुर्ज खलीफा वाले श्रीभूमि दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक। ज्यादा भीड़ जमा होने के चलते पुलिस ने आयोजकों से एंट्री बंद करने और भीड़ को डायवर्ट करने को कहा। त्रिपुरा के राज परिवार की दुर्गा पूजा आज भी आकर्षण का केंद्र। मां दुर्गा के बनाए जाते हैं सिर्फ 2 हाथ। 5 सदी पहले शाही परिवार ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। अब सरकार की देखरेख में होती है पूजा। पटना में अनोखी तरह का पंडाल बनाया गया है। बुद्ध कॉलोनी के पास मां दुर्गा की प्रतिमा को धनिये से बनाया गया। प्रतिमा बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। नवरात्र के 8वें दिन देश भर में महाअष्टमी की धूम रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया हवन। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी। त्राल में मुठभेड़ के दौरान मारा गया जैश का टॉप कमांडर शमीम सोफी। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन में भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकियों के 9 मददगार गिरफ्तार। अक्टूबर में घाटी में अब तक 12 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग में 5 संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ जारी। पिछले हफ्ते कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की हत्या हुई थी। लश्कर के 6 आतंकियों की तलाश। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ का पूछताछ में कबूलनामा। 2009 के जम्मू बस स्टैंड हमला, 5 जवानों की हत्या और जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई की बात कबूल की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे। कल द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। घाटी में बढ़े आतंकी हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर जाएंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक 3 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर चीन को भारत का कड़ा जवाब। कहा, अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। बयानबाजी बंद करे चीन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के लिए तलाशी और गिरफ्तारी की नई सीमा तय की। गुजरात से लेकर असम तक सीमावर्ती इलाकों में 50 किलोमीटर तक कर सकेगा कार्रवाई। बीएसएफ की कार्रवाई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के गृह मंत्रालय के फैसले पर पंजाब में सियासत तेज। राज्य सरकार और अकाली दल ने ऐतराज जताया। कहा, इस फैसले से आधा पंजाब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गया है।
पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया। कहा, बीएसएफ की बड़ी उपस्थिति और शक्तियां हमें और मजबूत करेंगी। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति ना। और अब बात देश में चल रहे कोयला संकट की कर लेते हैं। देश के बिजली घरों में कोयले की किल्लत पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। 15 बिजली प्लांट्स में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। रोजाना सप्लाई से चल रहा है काम। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, राज्य को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां सिर्फ खरीद रही हैं 70% बिजली। एनटीपीसी ने जारी किए आंकड़े। कहा, बिजली की कोई कमी नहीं। दादरी प्लांट से नवंबर 2020 से बिजली नहीं खरीदी गई। एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस कोरबा से एबीपी न्यूज की पड़ताल। खदान से 24 घंटे चल रहा है काम। परिवहन का काम। कोयले की कमी को पूरा करने में जुटे हैं श्रमिक। झारखंड के धनबाद में कोयला कंपनी बीसीसीएल के सीएमडी का दावा, पावर प्लांट के पास 3 से 4 दिन के लिए कोयला है, लेकिन बारिश थमने के बाद कोयले का उत्पादन फिर से रफ्तार पकड़ चुका है और 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, अलग अलग समुदायों को विभाजित करने को लेकर उठे तूफानों को अगर रोका नहीं गया तो देश का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। शरद पवार का केंद्र सरकार पर आरोप। ईडी, आईटी और एनसीबी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। अनिल देशमुख के घर 5वीं बार छापा मारा गया, कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ की गतिशक्ति योजना की शुरुआत की। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी बड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा करना मकसद। विभागों में तालमेल और विकास को रफ्तार देने की कोशिश। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर सियासत जारी। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस करेगी सीएम केजरीवाल के घर का घेराव। दिल्ली में छठ पर चल रहे सियासी दंगल पर मंत्री गोपाल राय का बयान। बोले, बीते साल कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस के बाद सार्वजनिक जगहों पर पूजा को रोका गया था। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। पंजाब कांग्रेस विवाद को खत्म करने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में शाम 6 बजे केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात करेंगे और सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा वापस ले सकते हैं। मिशन पंजाब में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जालंधर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष और पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। और आइए राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और खबरों पर अपडेट्स आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के जाटव वोट में सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी। मायावती को टक्कर देने के लिए बड़ी जाटव महिला नेता बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा। लखनऊ में लगे पोस्टरों में बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा गया। शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन पर बड़ा खुलासा। बोले, अखिलेश से फोन पर बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता। फिलहाल गठबंधन पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात नहीं हुई। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। बाराबंकी के एक कार्यक्रम में कहा, किसानों के लिए कानून काले हैं और देश के लिए मोदी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी। बुखार के बाद दिल्ली के एम्स में है भर्ती। अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जल्द ठीक होने की कामना की। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर आज फिर सुनवाई। एनसीबी ने आर्यन को बताया बड़ी साजिश का हिस्सा। बचाव पक्ष बता रहा है बेगुनाह। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने विदेशी नेक्सस पर विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। नाइजीरियाई नागरिक से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था। ड्रग्स मामले पर एनसीपी नेता नवाब मलिक की फिर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्वीट करके कहा, एनसीबी के कुछ और गलत कामों का खुलासा करूंगा। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और आशीष पांडे की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज। कल तक पुलिस कस्टडी में है आशीष मिश्रा। लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास और लतीफ उर्फ काले को पूछताछ के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार किया। स्थानीय अदालत ने दोनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।
लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने और अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांग की। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी पकड़ा। 1 लाख का इनामी कांस्टेबल कमलेश यादव गिरफ्तार। कोर्ट ने राहुल और प्रशांत को 14 दिनों के लिए भेजा जेल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मामूली बात पर एक युवक की बेरहमी से पीट कर की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वीडियो हुआ वायरल। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने मॉडल को बेटी के सामने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी हुई है पुलिस। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से बेकाबू होकर गिरी बस। फ्लाईओवर के नीचे बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इस समय पेट्रोल डीजल को लेकर ये बड़ी खबर आई है, जिसमें दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 93 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में 35-35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल 93 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देखिए, देश में जब भी कोई ना कोई चुनाव करीब होता है, कुछ मुद्दे जरूर उछलते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं, अब वो देश में मुद्दा बन चुके हैं। आज सावरकर चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने जो दया याचिका दी थी, उसके पीछे महात्मा गांधी थे और इसी पर अब बवाल शुरू हो गया है। सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अलग अलग अक्स है। बीजेपी के लिए सावरकर वीर है, तो कांग्रेस के लिए सावरकर अंग्रेजों के सामने दया याचिका देने वाली शख्सियत। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। हिंदुस्तानी राजनीति में पक्ष और विपक्ष में सावरकर को लेकर इन्हीं दोनों तर्कों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। सावरकर आज खबरों में इसलिए है क्योंकि उनकी दया याचिका को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया और कहा कि सावरकर ने दया याचिका गांधी जी के कहने पर दी थी और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। राजनाथ ने 12 अक्टूबर को ये बयान दिया और 13 अक्टूबर को देश की सियासत गर्मा गई। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ नेशन बना देंगे लोग। एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद 2 राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। आज़ादी के बाद एक सीडो सेकुलर सिंडिकेट था जिसने तमाम ऐसे हमारे जो नायक थे उनको जो है खलनायक बना करके पेश किया। जहाँ तक वीर सावरकर का सवाल है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनको देश के निर्माण के प्रति उनका संकल्प किसी से छिपा नहीं है। यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सावरकर का नाम वोट की राजनीति में कहीं प्रखर राष्ट्रवाद तो कहीं इसके उलट इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल ये है कि सच क्या है? क्या वाकई गांधी जी के कहने पर सावरकर ने दया याचिका दी थी? इस पर सबसे पहले सावरकर के पोते रंजीत सावरकर को सुनिए। गांधी जी ने 1920 में सावरकर जी के छोटे भाई थे, उन्हें एडवाइस किया था कि और एक याचिका लिखो। इसका मतलब गांधी जी को सावरकर जी की पहले याचिकाओं के बारे में मालूम था और जनवरी 25 को उनका एक लेटर है, ये आप एक कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में अवेलेबल है ये, और उसमें वो कहते हैं कि आप और एक याचिका लिखो और ये लिखो कि वहाँ पे वो उनके जो क्राइम्स है दे आर पॉलिटिकल नेचर। जिस चिट्ठी का जिक्र रंजीत सावरकर कर रहे हैं, अब उसमें क्या लिखा है उसे भी जानिए। प्रिय डॉक्टर सावरकर,
मुझे आपका पत्र मिला। आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं, जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। चिट्ठी के इस आदान प्रदान के समय की परिस्थिति को समझना बेहद जरूरी है। उस समय सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में बंद थे, स्वास्थ्य खराब था। चिंतित भाई ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिख सलाह और मदद मांगी थी। यहाँ पर भी आपको एक तथ्य समझना जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर इतिहासकार हरिभाई देसाई सवाल उठा रहे हैं। सावरकर ने जो 7 माफीनामे दिए, मर्सी पिटिशंस दी, उसके बारे में उसके साथ में गांधी जी का नाम जोड़कर जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने निवेदन करा है, तो ये इतिहास का सरासर गलत प्रस्तुति है उसकी, और इतिहास का विकृतीकरण है। लेकिन इस पर वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन किताब के लेखक उदय माहुरकर का कुछ और तर्क है। इसी किताब के विमोचन के दौरान राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। तथ्यों को अगर देखें तो सावरकर ने जो पिटीशन कही जाती है, क्लेमेंसी पिटीशन, से कई पिटीशन की थी। और तो और गांधी जी ने एक लेख में ये भी कहा कि भाई परमानंद नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको एक ऐसी पिटीशन के आधार पर उनको छोड़ा गया था, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट भी गांधी जी ने किया था एक लेख के अंदर। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कल कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। वीर सावरकर पर काफी रिसर्च करने वाले लेखक विक्रम संपत ने भी अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में गांधी जी के एक लेख का हवाला भी दिया, जो महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को अपने अंग्रेजी अखबार यंग इंडिया में लिखा था और सावरकर की रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। इसमें गांधी जी ने लिखा था, श्री सावरकर के खिलाफ दायर सभी आरोप आम प्रकृति के हैं, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी। आगे उन्होंने लिखा था, वाइस रॉय को उन्हें रिहा करना ही होगा। अब इस पूरे मामले पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और सावरकर के पोते रंजीत सावरकर को भी सुनना चाहिए। हास्यास्पद बात लगती है। एक तो जब सावरकर ने ये माफ़ी मांगने की शुरुआत की तब बापू भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे और भारत में उनका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। गांधी का अप्रूवल उसको था, वो गांधी के अप्रूवल से किया गया, गांधी के एडवाइस से किया गया। एक लेटर तो गांधी के एडवाइस से भेजा गया होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो गांधी लेटर इज विद अस कि सेंड वन मोर एप्लीकेशन, और बाकी एप्लीकेशन को गांधी अप्रूव्ड इट इन प्रिंसिपल। बापू के एक सहयोगी थे एल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र भेजा कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और सरकार से निवेदन कीजिए कि आपको क्षमा करके आपको रिहा कर दे, ताकि आप बाकी अंतिम वक्त उनके साथ रह सकें। इस चिट्ठी के जवाब में बापू ने बा को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम शायद अब बचोगी नहीं, मुझे ये कहा गया है कि तुम शायद अब बचोगी नहीं, और ये भी कहा गया है कि मैं माफ़ी मांगकर, दया की भीख मांगकर तुम्हारे पास आ जाऊं आखिरी वक्त में। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उससे गद्दारी। सावरकर को दया याचिका देने को कैसे कह सकता है, लेकिन चूंकि कई राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं, इसलिए सावरकर का मुद्दा पक्ष विपक्ष दोनों को भा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, आरोप इतिहास से छेड़छाड़ का है। इसलिए हर किसी का अपना तर्क है और अपनी तकरीर। गांधी जी की चिट्ठी है, लेकिन उसमें कहीं भी दया याचिका की बात नहीं है। हालांकि चिट्ठी में मौजूद याचिका शब्द को हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। मुमकिन है कि राजनाथ सिंह ने भी जो कुछ कहा उसमें वीर सावरकर के प्रति उनका भाव छिपा हुआ था। इस बीच एक बड़ी खबर आई है, आप तो बता दें, भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया है और कहा है कि देश आरएसएस की वजह से सुरक्षित है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की उस बात का जवाब दे रही थी जिसपे बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की थी। तो जवाब में प्रज्ञा ठाकुर ने कह दिया कि देश केवल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आरएसएस है। तो प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद अक्सर अपने बयानों को लेकर ही चर्चा में रहती हैं और उन्होंने क्या कहा एक बार आपको सुनवाते हैं। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है, अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है।
तो प्रज्ञा ठाकुर को आपने सुना, जो कि कुल मिलाकर कह रही हैं कि देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आरएसएस है। भूपेश बघेल की एक बात का जवाब देते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और उन्होंने कहा आज हिंदू और देश केवल आरएसएस की वजह से ही सुरक्षित है। आज नवमी है और ये सभी जानते हैं कि नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा होती है और उनकी भव्य प्रतिमा, जिसे देखने भर के लिए ही लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वैसे तो ये प्रतिमाएं अनेकों तरीके से बनाई जाती है, लेकिन दिल्ली के चित्तरंजन पार्क स्थित कालीबाली मंदिर में विशेष तौर पर कई वर्षों से इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मूर्ति बनाने का काम सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं, महीनों का होता है। इसलिए मूर्तिकार 4-5 महीनों के लिए दिल्ली आते हैं और अपनी पीढ़ियों से चली आ रही इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं। सुबह 8 बजे से कभी कभार रात के 1 बजे तक दिन रात मूर्ति बनाने का काम चलता है। ये एक धीमी मगर कुशलता के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है। मूर्ति के लिए मिट्टी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से खेतों की ही मंगवाई जाती है, जिससे कि मूर्ति की सहजता, कोमलता और भव्यता बनी रहे, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी खतरनाक ना हो। हालांकि देवी के चेहरे के लिए कोलकाता से विशेष मिट्टी लाई जाती है, जो विशेष तौर पर सिर्फ नदियों की ही होती है। ये कंकड़ वाला मिट्टी है, लाल मिट्टी है। कोलकाता से हमको मिट्टी लाने पड़ता है, वो जमुना गंगा नदी का मिट्टी। लेकिन कोरोना के बाद उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कम खरीदारी के चलते इनकी आय भी कम हुई है। इस बार थोड़ा कम है मूर्ति का काम, परमिशन नहीं दे रहे, कोरोना भी ज्यादा हो रहा है आदमी का। जिंदा लाश की तरह हो गया, हम नहीं हो गया, हम लोग हो गया है। माँ दुर्गा ही इनकी और हम सबकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। भूपेंद्र रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस विवाद को खत्म करने की कोशिश। नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में शाम 6 बजे केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा वापस ले सकते हैं। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर सियासत जारी। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस करेगी सीएम केजरीवाल के घर का घेराव। देश के बिजली घरों में कोयले की किल्लत पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। 15 बिजली प्लांट्स में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है, रोजाना सप्लाई से चल रहा है काम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे। कल द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। मिशन पंजाब में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जालंधर में व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेजेस का करेंगे शुभारंभ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री बीएल संतोष और पीयूष गोयल भी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यूपी के जाटव वोट में सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी। मायावती को टक्कर देने के लिए बड़ी जाटव महिला नेता बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा। लखनऊ में लगे पोस्टर्स में बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबियत बिगड़ी। बुखार के बाद दिल्ली के एम्स में हैं भर्ती। अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जल्द ठीक होने की कामना की। अब आतंकवाद के सफाई से जुड़ी कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी। त्राल में मुठभेड़ के दौरान मारा गया जैश का टॉप कमांडर शमीम सोफी। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन में भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच एनआईए की छापेमारी जारी। आतंकियों के 9 मददगार गिरफ्तार। अक्टूबर में घाटी में अब तक 12 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग में 5 संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ जारी। पिछले हफ्ते कश्मीर में अलग अलग आतंकी हमलों में 7 नागरिकों की हत्या हुई थी। लश्कर के 6 आतंकियों की तलाश तेज।
दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ का पूछताछ में कबूलनामा। 2009 के जम्मू बस स्टैंड हमले में 5 जवानों की हत्या में और जम्मू कश्मीर में हथियार सप्लाई की बात को कबूला। देश में कोयले की कमी की वजह से जारी बिजली संकट पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं और इस बीच बिजली मंत्रालय ने दावा किया है कि कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में जो कमी आई थी उसकी काफी हद तक भरपाई भी कर ली गई है। लेकिन सरकारी वेबसाइट पर दिए आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी भी संकट गंभीर है। देश के कई बिजली उत्पादन संयंत्रों में आज रोज कुआं खोदो और पानी भरो जैसी स्थिति है, यानी पावर प्लांट्स में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। रोजाना हो रही कोयले की आपूर्ति से ही इनका काम चल रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वेबसाइट पर 11 अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के 15 विद्युत उत्पादन संयंत्रों में एक दिन का भी रिजर्व कोयला नहीं बचा है। इनमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 3-3 जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के 2-2 संयंत्र शामिल हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड के एक संयंत्र भी कोयले की इस कमी से जूझ रहे हैं। इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 15,290 मेगावाट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन संयंत्रों में एक दिन भी कोयले की आपूर्ति में रुकावट या कमी आई तो इनमें उत्पादन बंद हो जाएगा। औसतन इन संयंत्रों में 20 दिन से ज्यादा का रिजर्व स्टॉक रखा जाता है। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। कोयले की किल्लत से देश के ज्यादातर हिस्से से अंधेरे में डूब जाने का अंदेशा बना हुआ है। अगर 15 पावर प्लांट रोज सप्लाई होने वाले कोयले की वजह से चल रहे हैं तो कई और प्लांट्स की हालत भी तकरीबन ऐसी ही है। 35,360 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले कुल 27 संयंत्रों में महज एक दिन का रिजर्व स्टॉक बचा है। वहीं 20 संयंत्र ऐसे हैं जिसमें महज 2 दिनों और 21 संयंत्रों में महज 3 दिनों का स्टॉक बचा है। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 49,769 मेगावाट है। इसके अलावा 20 संयंत्रों में 4 दिन, 5 संयंत्रों में 5 दिन और 8 संयंत्रों में 6 दिन का रिजर्व कोयला बचा है। रिजर्व स्टॉक का कम होना चिंता की बात तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात ये रही कि इनमें से ज्यादातर प्लांटों को रोजाना मिलने वाले कोयले की आपूर्ति डिमांड से कम रही। इन 15 प्लांटों में से केवल 6 प्लांट ऐसे रहे जिनमें कोयले की आपूर्ति डिमांड से ज्यादा हो पाई। कोयले की सप्लाई में कमी और देरी बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन बिजली मंत्रालय की माने तो हालात बेहतर हो रहे हैं। उसकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन में जो कमी आई थी वो 11,000 मेगावाट से घटकर अब 6,000 मेगावाट रह गई है। बिजली मंत्रालय का ये बयान पीएम मोदी के साथ बिजली और कोयला मंत्री की मुलाकात के बाद सामने आए हैं। दोनों मंत्रियों ने मिलकर पीएम को हालात की जानकारी दी और भरोसा जताया कि हफ्ते भर में सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी। दिल्ली में बिजली संकट की आशंका को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत है वो मिल नहीं रही, जबकि दिल्ली को बिजली मुहैया कराने वाली एनटीपीसी और केंद्र सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली की बिजली कंपनियां दिल्ली के कोटे में से सिर्फ 70% बिजली ही ले रही। बिजली कटौती की आशंका से घिरे दिल्ली वाले केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच चल रहे वार पलटवार में उलझे हैं। पहले दिन दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि राजधानी को जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही। जवाब में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी ने आंकड़े जारी कर दिए और आंकड़ों के जरिए दावा किया कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां अपने कोटे की पूरी बिजली खरीद ही नहीं रहे। पहले सुनिए सत्येंद्र जैन ने क्या आरोप लगाए थे। पूरे एनटीपीसी से मान लो 3500 मेगावाट मिल रही है तो उसको 1750 मेगावाट कर दिया गया है, बिल्कुल आधा कर दिया है। दिल्ली को आधा करने की वजह से मार्केट से बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो 20 रुपये यूनिट मिलती है। जो मार्केट से हम 20 रुपये खरीदते हैं वो हमें 25 रुपये पड़ती है। 20 रुपये और 25 रुपये की यूनिट की बिजली सस्टेनेबल नहीं है। सत्येंद्र जैन के इन आरोपों पर एनटीपीसी ने आंकड़े जारी कर दावा किया कि दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां सिर्फ 70% बिजली ही खरीद रही हैं।
एनटीपीसी के पास बिजली मौजूद है, लेकिन कंपनियां दिल्ली के लिए कोटे से 30% बिजली कम खरीद रही हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले 15 दिन में दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं थी। बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने रोजाना दिल्ली की जरूरत के हिसाब से उसको बिजली उपलब्ध करवाई। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में बिजली को लेकर राजनीति जारी है। केंद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे को सियासी करंट देने में जुटे हैं। इस बीच जनता आशंकित है कि कहीं त्योहारों के दौरान उसकी रातें अंधेरे में तो नहीं बीतेंगी। देखिए, कोयले की कमी से बिजली संकट का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन बिजली की फिजूल खर्ची ना हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा कर्तव्य है। और आप ये कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं, जानने के लिए सीधा चलते हैं आदर्श के पास। देखिए, देश में बिजली का संकट छाया है और दिवाली सिर पर है। आपकी दिवाली काली ना हो, उसके लिए सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सरकार के अलावा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम बिजली बचा सकते हैं। बिजली की फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करिए। आइए इस टच स्क्रीन के जरिए देखते हैं कि बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जो कि बिजली बचाने के लिए बेहद अहम होंगे। और सबसे पहले, जरूरत ना हो तो बिजली के उपकरण का मेन स्विच बंद कर दें, उसको पूरी तरह से ऑफ कर दें, जिससे आप काफी बिजली रोजमर्रा के जीवन में बचा पाएंगे। और बल्ब की जगह अगर आप CFL का इस्तेमाल करते हैं तो 70 से 80% अपने घर की बिजली, अपना बिजली का बिल और देश की बिजली को आप बचा सकते हैं। और इसके अलावा दिन में प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें। दिन में अगर जरूरत ना हो, आपके घर में खिड़कियां हैं जो खुल सकती हैं, जहां से रोशनी अच्छी आती है, तो आपको बिजली की कम से कम जरूरत पड़ेगी, इसका जरूर ध्यान रखें। और इसके अलावा जो अहम कदम हो जाता है, जिस कमरे में जरूरत ना हो वहां पर बिल्कुल भी लाइट ना जलाएं। अगर आप उस कमरे में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वहां की बिजली को बंद कर दें। और मौसम बदल रहा है, इसलिए अब AC का इस्तेमाल कम करें। AC की जगह पंखे चलाएं, पंखे का इस्तेमाल करें, उससे भी बिजली काफी हद तक आप बचा सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के बाद उसे पूरी तरह से शट डाउन कर दें। अगर आप उसको दूसरे मोड में छोड़ते हैं तो वो बिजली का इस्तेमाल करता रहता है, जिससे बिजली की खपत होती रहती है। 5 स्टार रेटिंग वाले ही प्रोडक्ट्स खरीदें। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, अब जब आप खरीदेंगे तो 5 स्टार रेटिंग का जरूर ध्यान रखें, ताकि वक्त वक्त पर और लगातार वो आपके लिए बिजली बचाता रहे और उसका फायदा आपको ही मिलेगा। और अगर संभव हो तो घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं। ये सबसे अहम कदम हो जाता है। इसके जरिए आप बिजली का बिल भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ बिजली की खपत जो हो रही है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बिजली आपको इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम कदम उठाकर आप बिजली की बचत में अपनी तरफ से सहयोग दे सकते हैं। किन्नौर में 60,305 लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं, यानी कि जितने भी लोग वहां पर 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उन सब को कोरोना के दोनों डोज टीके के लग चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और उत्साह बढ़ाने वाली ये खबर है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में भी कोरोना का टीकाकरण तेजी से चल रहा है और जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है, हम ABP न्यूज की तरफ से एक बार फिर आपसे भी अपील करते हैं कि जरूर टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में यही एकमात्र सबसे कारगर हथियार है। और किन्नौर से ये बहुत अच्छी खबर, जहां पर 60,305 लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, यानी कि वहां पर 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उन सबको कोरोना के टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। तो किन्नौर में करीब 60,305 लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक वहां पर 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उन सभी को कोरोना के टीके के वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। रूबरू आपको कराते हैं अहम खबर से। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। कल की सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे ASG ने दावा किया है कि आर्यन खान बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और इस बीच आर्यन को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एनसीबी पर हमला जारी रखेंगे। क्या आज आर्यन खान को मिलेगी जमानत? क्या आज एनसीबी के आरोपों की काट पेश कर सकेंगे आर्यन के वकील? पिछले 7 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है। कल कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा के वकीलों ने पूरा जोर लगाया कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है।
आर्यन खान ने कबूल किया कि वो बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान न सिर्फ अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स हासिल करता था बल्कि उसे बांटता भी था। इसी वजह से आर्यन और अरबाज दोनों एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 यानी साजिश को जोड़ा गया है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट से ये पता चला है कि वो विदेश से बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड नाम की ड्रग्स मांगने वाला था। एनसीबी के आरोपों का जवाब देने के लिए आर्यन खान की तरफ से इस बार सतीश मान शिंदे के बजाय अमित देसाई ने जिरह की। अमित देसाई ने आर्यन पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया। अमित देसाई का तर्क ये है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। आर्यन ने ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया और न ही इसे बेचा। जो ड्रग्स बरामद किया गया उसका आर्यन से कोई संबंध नहीं। आर्यन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप गलत है। आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि इस मामले में आर्यन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबकि एनसीबी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट से उन्हें आर्यन के खिलाफ कई गंभीर सबूत मिले हैं। अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए एनसीबी और सबूत जुटाने में लगी है। इसी सिलसिले में फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक की पूछताछ में इम्तियाज से बॉलीवुड हस्तियों से उनके संबंधों के बारे में सवाल किए गए। इम्तियाज से आर्यन खान के बारे में भी पूछा गया था। एनसीबी ने इम्तियाज से पूछा था कि क्या आर्यन ड्रग्स करता है। अब आज नजर कोर्ट की सुनवाई पर है कि एनसीबी के आरोपों के जवाब में बचाव पक्ष के वकील कौन सी दलीलें रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बीएसएफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश से लगी सीमाओं की रक्षा में तैनात पहली पंक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घुसपैठ रोकने, आतंकियों को ढेर करने की जिम्मेदारी इसी जाबाज फोर्स पर है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार बढ़ाया तो इस पर पंजाब में सियासी उबाल आ गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीएसएफ का राजनीति से क्या मतलब? जवाब है कि मतलब है और गहरा है। रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि 50 किलोमीटर जो है वहां तक बीएसएफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है कि बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर पर उन्होंने डाका डाला है। बीएसएफ के बहाने केंद्र सरकार पर बरसे पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस गुस्से का कारण गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना है। गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी कर बीएसएफ के तलाशी और गिरफ्तारी की नई सीमाएं तय कर दी हैं। बीएसएफ अब बिना मजिस्ट्रेट के जांच या वारंट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है। मतलब बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों में 50 किलोमीटर अंदर तक पुलिस जैसे अधिकार मिल गए हैं। अब जानिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे कितने राज्य हैं जहां बीएसएफ को ये अधिकार मिले हैं। पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हैं। वहीं बांग्लादेश सीमा से सटे राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का सीमा अधिकार किसी राज्य में घटाया है और किसी में बढ़ाया है। सारा बवाल इसी घटाने में छिपा है। गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र घटा है। पहले वो 80 किलोमीटर तक था, अब 50 किलोमीटर हो गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पहले भी 50 किलोमीटर था और अब भी बरकरार है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखते हुए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में विरोध के सुर वहीं से बुलंद हुए हैं। पंजाब में तो इस मामले पर चन्नी सरकार और कैप्टन अमरिंदर आमने सामने आ गए हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो एक बहुत बड़ा ढाका है, 10 किलोमीटर का मतलब 50% पंजाब जो है वो बीएसएफ अपने अंडर लेना चाहते। बीएसएफ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पंजाब के डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, बल्कि पूरे मामले में उन्होंने किसान आंदोलन का छींटा भी लगा दिया। समा मांगा है, अगर देंगे तो मैं, अगर कल देंगे तो कल ही चला जाऊंगा। मंशा क्या लगती है, क्या किसान आंदोलन के कारण? मेरा ख्याल है कि
वो थोड़ा प्रेजुडिस हैं कि किसान जो हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी उन्होंने किया है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में तो खेती भी नहीं है पंजाब की, तो लास्ट जो ज़मीन है वहाँ तक हमारी खेती है। रंधावा गरजे तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपना गुस्सा ट्विटर पर निकाला और गृह मंत्री से फैसला वापस लेने को कहते हुए लिखा, मैं भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूँ कि इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लें। तो हाल ही में बागी हुए कैप्टन अमरिंदर ने इस फैसले का स्वागत किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रवीन ठुकराल ने उनकी ओर से ट्वीट करते हुए कहा, कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और नशीले पदार्थ पाकिस्तान की ओर से पंजाब में भेजे जा रहे हैं। बीएसएफ की बड़ी उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। पंजाब में केंद्र, कैप्टन और चन्नी सरकार आपस में भिड़े हैं, तो उधर बंगाल से भी इस फैसले के खिलाफ केंद्र पर निशाना साधा गया। टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, दिल्ली में बैठे हुए दो खुराफाती दिमाग अब तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स ब्यूरो जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर सत्ता चला रहे थे। अब उन्होंने इस लिस्ट में बीएसएफ को भी शामिल कर लिया है। अब संघवाद जाए भाड़ में। जहां दुर्गा पूजा के दौरान जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें पूरे इलाके में तनाव है। यहाँ कुछ देर पहले तक माता का जागरण हो रहा था, लेकिन अब चीख पुकार मची हुई है। अयोध्या के कारखाना क्षेत्र में चली इस एक गोली में एक की जान चली गई, जबकि 2 बच्चियां बुरी तरह घायल हो गयी। मृतक का नाम मंजीत यादव है। गोलीबारी में जख्मी दोनों बच्चियों को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बीती रात करीब 10 बजे 4 युवक गाड़ी से आए और जमकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में ये गोलीबारी हुई है। मीडिया स्रोतों से ये चलाया जा रहा है कि दुर्गा पूजा आयोजन में इस तरह की घटना हुई। इस आयोजन का दुर्गा पूजा से कोई संबंध नहीं है। ये आपसी विवाद का मामला है। विवाद के कारणों का पता कराया जा रहा है। एक को पकड़ भी लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्त की भी पहचान कर ली गई है, उसके तलाश में टीमें लग गई हैं। गाड़ियां जो घटनास्थल पे मिली हैं उनको बरामद कर ली गई है। इसमें जो भी अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौका मातम का है, लेकिन घटना स्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने पूरी घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अब इससे दुर्भाग्य क्या होगा इस सरकार में कि अपराधी कितने खुले तौर से बेखौफ हैं कि एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो चालक हैं, जिनकी कहीं कोई दुश्मनी नहीं है, ड्राइवर का काम करते हैं, उनको गोली मार दी गई और उनकी डेथ हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।